हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम एक्सीलरेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में पूछे गए हैं। इसकी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो 4 क्लास देख लेना। आज ये 5वीं क्लास है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, एक्सीलरेटरी सिस्टम। एक्सीलरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में वो क्वेश्चन समझाया है। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने पिछली इस चैप्टर की 4 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले मैंने आपको 19 क्वेश्चन करवाए हैं जिनमें मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ग्लोमेरुलस फिल्टर, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी पढ़ाया था ना, लूपोप, हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। इनसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने पिछले 19 क्वेश्चनों में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर आपने पिछले 19 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। जिस बैच में मिलेगा उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, उसका आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक वयस्क मानव के मूत्र में क्या क्या होता है। आपके ऑप्शंस है 85% में वाटर और यूरिया और 2% में क्रिएटिनिन। ऑप्शन नंबर बी कहता है 95% में वाटर, 2% में यूरिया, 2% में अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी कहता है 95% में वाटर, 2.5% में यूरिया, 2.5% में अन्य अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 85% में वाटर है और 2.5% में यूरिया है और 2.5% में अमोनिया है। ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 6/10/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो भैया, आपका जो यूरिन होता है, भाई आपका जो मूत्र होता है, इस मूत्र में क्या क्या होता है ध्यान से समझना। तो 95% में तो भैया वाटर होता है। क्या होता है? वाटर, जिसे आप पानी कहते हो, ठीक है। 2.6% में इसमें यूरिया होता है, 0.4% में यूरिक एसिड होता है और 2% में क्रिएटिनिन होता है। 2% में क्या होता है? 2% में भैया क्रिएटिनिन होता है। अब इस आंकड़े के आधार पर आपको इनमें ऑप्शन सही करना है। 85% में पानी है क्या और यूरिया है क्या, वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर और यहाँ पर 85% में वाटर है तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में देखना है, यहाँ पर 2% में अमोनिया दिया हुआ है तो 2% में अमोनिया है क्या, कहीं नहीं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को सही करके आना है। देखो 95% में पानी है, 2.5% में यूरिया है, लगभग मैंने आपको 2.6 बताया था और अन्य बताया था 2.5%। यहाँ पर देख सकते हो 2.4% में अन्य है, जैसे कि 0.4% में यूरिक एसिड है और 2% में क्रिएटिनिन है। इसके अलावा यहाँ से भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भैया इस मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 6। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है भैया दुर्बल अम्लीय। अब कैसे पता लगा? तो भैया पीएच स्केल से पता लगाया जाता है। दुर्बल अम्लीय पीएच स्केल आपने पढ़ा है, उसमें 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, 1, 7 और 14। 7 पर उदासीन होता है, 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और 7 से 1 की तरफ आने पर अम्लीयता बढ़ती है, ठीक है। पीएच मान कितना? 6 है, यानी कि 7 के इस तरफ आएगा। अब 7 से 1 की तरफ आने पर अम्लीयता बढ़ती है तो 1 के आसपास के मान जैसे कि 2, 3 है, वो प्रबल अम्ल होंगे भाई, वो प्रबल अम्ल होंगे।
और जो 7 के आसपास के मान है जैसे कि 5, 6, 6.9 तक, 4 तक, वो क्या होंगे, वो दुर्बल अम्लीय होंगे भैया। और मानव मूत्र का पीएच मान कितना है, 6 है, तो मैंने क्या बताया थी इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या बताया था, दुर्बल अम्लीय। तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा इसका जो रंग होता है भैया वो कैसा होता है, वो हल्का पीला होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा शरीर में जिस किसी का भी रंग है वो एक पिगमेंट के कारण होता है, वो एक वर्णक के कारण होता है। तो किस वर्णक के कारण होता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। इतनी परेशानी किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। इसके अलावा और बात करें तो इसमें गंध आती है भाई, ताजा मूत्र में गंध जो आती है वो किसके कारण आती है, तो वो भैया अमोनिया के कारण आती है। तो ये सारी चीजें हैं, प्रत्येक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यूरिन का निर्माण होता है आपकी किडनी में, आपकी किडनी में यूरिन का निर्माण होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ मैंने आपको बोर्ड पे जितनी भी चीजें बताई है भैया वो सभी आपके एग्जाम में पूछी गई है, वो सभी आपके एग्जाम में पूछी गई है। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, आपके यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में। आपके यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में। किडनी में ब्लड छन्ने के लिए आता है, ब्लड फिल्टर होता है भैया, ब्लड छन्ने के लिए आता है आपके किडनी में। ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, विटामिन्स होते हैं, आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, NaCl होता है, पानी होता है। इसके अलावा क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है। ये सारी चीजें छन करके नीचे आ जाती है भैया, आपको पता है। और किडनी में भी ये ब्लड को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है, जो किडनी की कोशिका है वो। किडनी की कोशिका का नाम क्या है, नेफ्रॉन, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। उन्हीं नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्टर होता है और यूरिन का निर्माण होता है। जो अच्छी चीज़ें हैं उनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है PCT की सहायता से, और कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के जो आपका यूरिन बना है वो जाकर के स्टोर हो जाता है। फिर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरेटर डक्ट की सहायता से यूरिन पहुंच जाता है। कुछ समय के लिए यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है, फिर यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग की सहायता से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये सब मैंने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर में पढ़ा रखा है। अगर आपने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। तो भैया यूरिन का निर्माण कहाँ हुआ, आपकी किडनी में, ठीक है। इस यूरिन में क्या क्या होता है, तो 95% में पानी होता है। कितने परसेंट में, 95% में पानी होता है। 2.6% में यूरिया होता है, ठीक है भैया। 0.4% में यूरिक एसिड होता है, ठीक है। और 2.4% में क्रिएटिनिन होता है, नहीं तो 2.4 में नहीं, सॉरी 2% में होता है, 2% में होता है भाई, यहाँ पे आ गया ना, सारा का सारा हो गया। तो 2% में क्रिएटिनिन, 0.4% में यूरिक एसिड, और भैया 2.6 यानी कि 2.6% में यूरिया, और 95% में वाटर। ये वाटर के भैया घटक है, कहने का मतलब ये वाटर में इतने इतने परसेंट में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, आपके यूरिन का जो पीएच है, आपके मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, दुर्बल अम्लीय। पीएच स्केल की सहायता से आप देख सकते हो भैया, तो दुर्बल अम्लीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है, प्रबल क्षारीय है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। किस पिगमेंट के कारण होता है, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है, पिछले 19 क्वेश्चन भी ऐसे ही समझाया है, जाकर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में वो सारे हम ऐसे ही आपको समझाएंगे। इतनी बात क्लियर है। आज से प्रत्येक क्लास लगभग 1 घंटे की होगी, 1 घंटे से बिल्कुल भी कम नहीं है। 50 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, इस तरीके से हमारी क्लास चला करेगी अब, ठीक है भैया। तो अब अच्छे से पढ़िए, रेलवे की एग्जाम आ चुकी है, हम आपको प्री सीट की क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया, ओके। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। मैंने एक क्लास ली थी भैया इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने आपको बताया था जितने भी एक्सीलेटरी सिस्टम के ऑर्गन हैं उन सभी ऑर्गनों के नाम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र से जिन जिन के बारे में हम अंगों के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जिन जिन
संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी उस क्लास में। आशा करता हूँ वो क्लास याद होगी अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको हम इस क्वेश्चन में भी बता देंगे। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है मूत्र वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी है शौचनिका, ऑप्शन नंबर डी है मूत्राशय। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 8/9/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भैया, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी एक किडनी है, ठीक है, किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। इसे किडनी की कोशिका भी कहा जाता है, जिसमें ब्लड फिल्टर होता है, और ब्लड फिल्टर होगा तो उसकी सहायता से किसका निर्माण होगा, आपके मूत्र का निर्माण होगा, यूरिन का निर्माण होगा। अब किडनी में यूरिन का निर्माण हो चुका है, फिर किडनी से इसे डक्ट जाती है भैया, इन डक्ट को बोला जाता है यूरेटर डक्ट, यूरेटर डक्ट, मूत्र वाहिनी। और ये मूत्र वाहिनी क्या करती है, मूत्र को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है, एक संरचना होती है जिसे बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसे हिंदी में बोला जाता है मूत्राशय। इसमें मूत्र कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है, जैसे इसकी भराव क्षमता पूरी हो जाती है। वैसे तो लड़कों में तो 800 ml होती है, लड़कियों में 500 ml होती है इस यूरिनरी ब्लैडर की भराव क्षमता, लेकिन 200 से 250 ml के आसपास अगर इसमें यूरिन आया तो फिर आपको यूरिन को कहने का मतलब बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मूत्र जिस रास्ते से बाहर जाता है उसे कहा जाता है यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी भैया, लास्ट क्लास में बताई थी। आपकी किडनी में यूरिन का निर्माण होता है, यूरेटर डक्ट यानी कि मूत्र वाहिनी की सहायता से जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय तक पहुंचता है, और जो यूरिन को अपन को शरीर से बाहर निकालना है तो यूरेथ्रा की सहायता से, मूत्र मार्ग की सहायता से यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन है, देखो, एक है मूत्र मार्ग जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है, दूसरा है मूत्र वाहिनी जिसे यूरेटर डक्ट कहा जाता है, और तीसरा है भैया मूत्राशय जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और इसके बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये 3 तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये और ये। अब शौचनिका है क्या, तो देखो भैया, ये आपकी विंड पाइप है, विंड पाइप तो जानते हो, श्वास नलिका, ठीक है, आगे जाकर के 2 भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। पहला जो है वो है ब्रोंकाई, वो क्या है, वो ब्रोंकाई है भैया, पहला क्या है, वो ब्रोंकाई है। पहला कौन सा है, ब्रोंकाई है, इसे कहा जाता है श्वसनी, यानी कि जब विंड पाइप पहली बार विभाजित हो गई तो उसे कहा जाता है ब्रोंकाई। जब ये दूसरी बार विभाजित होती है फिर आगे जाकर के कुछ इस तरीके से, फिर इसे कहा जाता है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स को हिंदी में कहा जाता है शौचनिका। और फिर इस पर अंगूर के समान ये गुच्छ लगे हुए रहते हैं जिन्हें कहा जाता है एल्वियोली, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोली। अब मैं खांसे बता रहा हूँ, हिंदी में कहा जाता है वायुकूपिका। तो वायुकूपिका एल्वियोली होती है जो आपके फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आप देखते हो तो फेफड़ों की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। तो ये ऊपर विंड पाइप है, वायु नली है कि नहीं है। इस विंड पाइप का जो पहला विभाजन होता है वो ब्रोंकाई कहलाता है, वो शौचनी कहलाता है। और शौचनी जब विभाजित होगी है तो वो ब्रोंकियोल्स में होती है, जिसे शौचनिका कहते हैं, ठीक है। और शौचनिका के बाद में फिर ये एल्वियोली आपको दिखाई देती है, अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचना दिखाई देती है ये होती है फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई, या फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, या फिर फेफड़ों की कोशिका, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। तो फेफड़ों के बारे में हम श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है।
मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा एक अंग नहीं है भैया? श्वसनिका नहीं है, ब्रोंकियोल्स नहीं है, क्योंकि विंड पाइप, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, इन सभी के बारे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जबकि किडनी, यूरेटर डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले है कि नहीं, कलेक्टिंग डक्ट और डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, इन सभी के बारे में हम कहाँ पर पढ़ते हैं? इन सभी के बारे में हम भैया आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। साथ ही साथ में आपकी स्किन के बारे में भी इसी में ही पढ़ा जाता है, कुछ हिस्सा लीवर का भी पढ़ा जाता है। वैसे लीवर के बारे में हम 2-3 चैप्टर में पढ़ते हैं। पाचन तंत्र वाले चैप्टर में भी पढ़ा जाता है लीवर के बारे में, कुछ जानकारी ब्लड वाले चैप्टर में भी आती है कि नहीं है, कुछ जानकारी एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी आती है। तो इन सभी के बारे में हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं वो है भैया एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है भैया? यह नहीं है, श्वसनिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 8/9/2022 को पूछा गया है। यह श्वसनिका, ये ब्रोंक्यूल्स याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अक्सर ऑप्शन में श्वसनिका देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मूत्र मार्ग है यानी कि यूरेथ्रा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। मूत्रवाहिनी, यूरेटर डक्ट है, ये भी भैया आपको उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर भी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। श्वसनिका, ये जो ब्रोंकियोल्स है भैया, ये आपके उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र का हिस्सा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन अच्छा है और इसकी जो समझ है भैया वो नेफ्रॉन की संरचना से है, क्योंकि नेफ्रॉन के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ से ये जानकारी निकल कर आती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 1-2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया 25/8/2022 को, 17/8/2022 को। एक ही क्वेश्चन है भैया, 2 बार पूछा गया। आपके ऑप्शन है निस्पंदन, पुनः अवशोषण, स्राव। ऑप्शन नंबर बी है निस्पंदन, स्राव, पुनः अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी है पुनः अवशोषण, निस्पंदन, स्राव, भंडारण। ऑप्शन नंबर डी है स्राव, निस्पंदन, पुनः अवशोषण। पहले मैं आपको एक एक चीज के बारे में बता देता हूं, फिर आपको सारी कहानी समझ में आएगी। मैंने अभी आपसे कहा था कि नेफ्रॉन की जब आप संरचना देखते हो भाई, नेफ्रॉन की जब आप संरचना देखते हो तो नेफ्रॉन की संरचना में क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से बना के बता देता हूं। ये कप के समान जो आपको संरचना दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। इसमें नेचुरली फिल्टर लगे हुए होते हैं, है कि नहीं है? तो ये क्या है? ये ग्लोमेरुलस फिल्टर है भैया, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। रीनल आर्टरी की सहायता से ब्लड छनने के लिए आता है और रीनल वेन की सहायता से ब्लड छनकर वापस निकल जाता है। ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ खराब चीजें। अच्छी चीजें क्या है? जैसे कि ग्लूकोज है, मैं आपको पहले बता चुका, इस वजह से यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि ग्लूकोज है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर रिविजन करवा रहा हूँ। जैसे कि ग्लूकोज है अच्छी चीजों में, जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, वाटर है, मिनरल्स है, आयंस है, विटामिन है, ये सब अच्छी चीजें है। खराब चीजें क्या है? जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये खराब चीजें। तो खराब चीजों का तो हमें त्याग करना है, क्योंकि अगर ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन्हें ब्लड से अलग करने के लिए तो ब्लड को फिल्टर किया जाता है। अब ये सारी चीजें किस में आ जाती है? तो भैया यहाँ पर एक संरचना होती है जिसे आप पीसीटी कहते हो। कुछ इस तरीके से नेफ्रॉन की संरचना होती है। ये पीसीटी वाला भाग है, ये डीसीटी वाला भाग है, ये यू आकार के जो झूले के समान आपको दिखाई दे रहा है, इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, हेनले का लूप कहा जाता है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है भैया। ये अवरोही नली है, उतरती हुई नली है।
ये असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ आ जाएगा शायद, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, वो असेंडिंग लिम्ब है, ये चढ़ती हुई नली है, ये उतरती हुई नली है। आप सभी को पता है पीसीटी में क्या होता है, जो चीज़ें छन करके आई है उसमें भैया ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, और साथ ही साथ में ये H+ आयन त्याग देता है उसमें, जिससे उसका पीएच मान क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, उसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय हो जाती है, दुर्बल अम्लीय हो जाती है। ये कहानी होती है पीसीटी में। जैसे ये डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जाएगा ये छना हुआ भाग, तो इस यहाँ पर पानी का पुनः अवशोषण हो जाएगा। एक बार हमारे कोशिका पहले से ही पानी का, जब हम खाना खाते हैं तो बड़ी आंत में भी पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर पानी का पुनः अवशोषण एक बार दोबारा से हो जाता है, पानी का पुनः अवशोषण, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, NaCl का, आयंस का, मिनरल्स का, विटामिन का, इन सभी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जो छना हुआ पार्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। अब जो अच्छी चीजें है उनका तो एब्जॉर्प्शन हो चुका है भाई, जो अच्छी चीज है उनका तो एब्जॉर्प्शन हो चुका है, ये मैंने आपको बताया था ना नेफ्रॉन की संरचना में। और जो बचा हुआ भाग है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। जितना हमारे शरीर में आवश्यकता है उतना ही जल का हमने अवशोषण किया है, बाकी का बचा हुआ जल जो एक्स्ट्रा मात्रा में है वो पानी आ जाएगा, साथ ही साथ में यूरिया आ जाएगा इधर, इसके अलावा क्रिएटिनाइन आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, और वो जाकर के पीछे वाली कलेक्टिंग डक्ट है उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पहले पढ़ा चुका, ज़्यादा नहीं है नेफ्रॉन की संरचना में यहाँ नहीं पढ़ी है, हमने पहले पढ़ चुकी है और उस पर बहुत अच्छे से काम भी किया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी किए हैं। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ब्लड को फिल्टर हुआ है, और किडनी जो ब्लड को फिल्टर करती है तो उसे ही फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहा जाता है। परानिस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, निस्पंदन एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है, कहने का मतलब ये है। निस्पंदन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें किडनी में ब्लड को फिल्टर किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पुनः अवशोषण हुआ है, देख लीजिए, आपने देखा कि पीसीटी में ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का अवशोषण हुआ है, फिर यहाँ पर पानी का पुनः अवशोषण हुआ है, तो उसके बाद में क्या होता है, पानी का पुनः अवशोषण होता है, फिर उसके बाद में स्राव होता है, फिर जो बची हुई चीज़ है भैया वो यूरिन कहलाएगी, जो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के स्टोर हुआ है, जिसमें पानी है, आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, क्रिएटिनाइन है, ये सभी जाकर के भैया किसका निर्माण करेंगे, ये सभी जाकर के आपके यूरिन का निर्माण करेंगे। यहाँ H+ आयन त्यागा था, जिससे इस यूरिन की प्रकृति कैसी हो गई थी, दुर्बल अम्लीय हो गई थी, और उसका पीएच मान 6 हो गया था। तो अभी मैं आपको शुरुआत में जब क्वेश्चन नंबर 20 करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपका मूत्र होता है उसका पीएच मान 6 होता है, और उसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है, उसका हल्का पीला रंग होता है जो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, उसमें जो स्मेल आती है वो अमोनिया के कारण आती है। बताया था ना मैंने, ये सारी चीजें तो कुछ इस तरीके से भैया यहाँ पर यूरिन का निर्माण हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। अरे सबसे पहले निस्पंदन की प्रक्रिया होगी भैया, निस्पंदन वह प्रक्रिया है जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और जब ब्लड छनेगा तो उसका बचा हुआ भाग है लास्ट एंड फाइनल, वो तो यूरिन है। अरे भैया जब ब्लड छनता है तभी तो जाकर के यूरिन का निर्माण होता है, तो निस्पंदन की प्रक्रिया के द्वारा ही ब्लड को छाना जाता है, और बचा हुआ जो भाग है उसमें फिर पुनः अवशोषण कर लिया जाता है पानी का, और फिर स्राव कर दिया जाता है, फिर भैया कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर कर दिया। स्राव का मतलब होता है त्याग करना, उत्सर्जन करना, किसी चीज का बाहर निकालना, है कि नहीं है। तो इस प्रोसेस के तहत ही तो आपकी यूरिन का निर्माण हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो पहले में दूसरा ऑप्शन देखते हैं, निस्पंदन, ब्लड को छाना आपने, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है निस्पंदन जिसमें ब्लड को छाना जाता है। फिर स्राव हुआ है क्या, उसके बाद में पुनः अवशोषण हुआ है क्या, नहीं भैया पहले पुनः अवशोषण होता है उसके बाद में स्राव होता है। तीसरे में सबसे पहले पुनः अवशोषण है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले स्राव कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 25/8/2022 को 17/8/2022 को पूछा गया है। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका, अब पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके देखिए, मैंने पिछली 4 क्लासें देखी है, उसमें दूसरी और तीसरी जो क्लास है उसमें दूसरी और तीसरी क्लास में मैंने टोटली आपको नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई है बहुत अच्छे से, और नेफ्रॉन की संरचना से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं। तो भैया वहां जाकर आप देखिए, सारा खेल समझ में आ जाएगा। अगर आप शुरू से हमारी वीडियो देखते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी भैया, और वैसे आशा करता हूं आप भी रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर भी आपको सारी चीजें ही बता रहा हूं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है, बताइए।
ml में पूछा है, मिलीलीटर में पूछा है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर है 10,000 से 20,000, ऑप्शन नंबर बी है 100 से 200, ऑप्शन नंबर सी है 1,000 से 2,000, ऑप्शन नंबर डी है 10 से 20। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 28/9/2022 को। 28/9/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये तो छोटा सा क्वेश्चन है भैया, सबको पता होगा। देखो, एक जो सामान्य वयस्क मनुष्य होता है वो 1 से 2 लीटर 1 से 2 लीटर मूत्र उत्पन्न करता है भैया प्रतिदिन। अब आप सभी को पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 मिलीलीटर होते हैं भाई, 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, अब 1 से 2 लीटर के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1000 से 2000 मिलीलीटर। आपसे क्वेश्चन भी तो यही पूछा है कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है। तो कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है? तो भाई 1000 से 2000 ml मिलीलीटर मूत्र उत्पन्न करता है प्रतिदिन में मनुष्य। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 28/9/2022 को पूछा गया है। देखो भैया, आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इस बैच की शुरुआत 1 फरवरी से हुई थी। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब तक लगभग 7 से 8 चैप्टरों के हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुके। कौन कौन से हैं मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेल वाले चैप्टर के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए हैं, विटामिन्स वाले चैप्टर के मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन ब्लड वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं, और अभी एक्सीलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चालू है भैया। ये 1-2 दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो ये पिछले जितने भी चैप्टर है, इन सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो आप चैनल पर जाइए और चेकआउट करिए। जैसे मैं आज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वैसे ही इन चैप्टरों में हमने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं। जैसे प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, और उसी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है इन चैप्टरों से संबंधित। तो जाकर देखिए भैया, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लगभग 70 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं 7-8 चैप्टरों में। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जे में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी से, वो सभी क्वेश्चन करवाए हैं इस जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में। हाँ, हो सकता है पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आपको अजीब लगे, क्योंकि भैया नया नया एक्सपीरियंस है, अभी सीख रहे हैं चीज़ों को, आपको बता रहे हैं, बोलना भी नहीं आता अच्छे से। सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं आपको हर रोज़। तो हाँ, तरीका थोड़ा सा का आपको अलग लगे, हाँ, लेकिन हमारा जो कंटेंट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कंटेंट बिल्कुल आपके एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम क्वेश्चन करवाए। साथ ही में अगर कोई नया क्वेश्चन दिखता है तो उस पर भैया हम अलग से काम करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो पिछले क्लासें नहीं देखी है अगर आपने, तो जाकर देख लेना। और ये एक्सीलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवाना, अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। लेकिन जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में जाओगे आपको तो एक के ऊपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी चैप्टरों की एक लाइन में प्लेलिस्ट है भैया। वहाँ जाओगे तो वहाँ जाकर देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर, उन सभी चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए।
सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन डालता रहता हूँ। हर रोज़ 8-10 हज़ार स्टूडेंट आंसर देते हैं, आप भी दीजिए भैया, ताकि अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। चलिए भैया, 2-3 मिनट मैंने आपका समय ले लिया है, सॉरी उसके लिए, लेकिन बताना भी ज़रूरी था। अब चलिए भैया शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 24 से। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्रत्येक वृक्क में, वृक्क कहा जाता है किडनी को, गुर्दों को कहा जाता है, में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाई, अभी अभी मैंने आपको बताया है, निस्पंदन वह प्रक्रिया है जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ब्लड को छाना जाता है, ठीक है। निस्पंदन इकाई होती है, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वृक्काणु, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी है स्नायु, ऑप्शन नंबर डी है नाभिक। देखिए भैया, ये आपकी किडनी होती है भाई, ये क्या है? ये आपकी किडनी है, ठीक है। और इस किडनी में बहुत सारी कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिका होती है। लगभग प्रत्येक किडनी के बारे में बात करूं तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और ये नेफ्रॉन है, ये भैया आपकी किडनी की सेल है, ये आपकी किडनी की क्या है? सेल है। या तो आप इसे किडनी की कोशिका कह दीजिए नेफ्रॉन को, और इस नेफ्रॉन को ही वृक्काणु कहा जाता है। किडनी की कोशिका भी कह सकते हो, या किडनी की सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हो, किडनी की सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हो। किसको? नेफ्रॉन को। किडनी की कोशिका कह सकते हो नेफ्रॉन को, किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी कह सकते हो। किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी आप कह सकते हो भैया, किसको? नेफ्रॉन को, किडनी की। इसी नेफ्रॉन में ब्लड को छाना जाता है और यूरिन का निर्माण होता है। जो कार्य किडनी करती है वही कार्य नेफ्रॉन करता है। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है भैया 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इस दूसरी किडनी में भी 10 लाख नेफ्रॉन होंगे, यानी कि टोटल 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं आपकी दोनों किडनियों में। जो किडनियां होती है वो एक पेयर में होती है, एक जोड़ी होती है, अर्थात संख्या में 2 होती है, यानी कि 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं भैया आपकी किसमें? किडनी में, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन का निर्माण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में जो निस्पंदन इकाई होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो बड़ी संख्या में भैया वृक्काणु होते हैं, उन्हें कहा जाता है वृक्काणु। इसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है। प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन होते हैं, दोनों किडनियों में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख होते हैं। ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, यूरिन का निर्माण करते हैं। इसे किडनी की कोशिका भी कहा जाता है, किडनी की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है भैया नेफ्रॉन को। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 10/1/2021 को। देखो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन ये ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, तो हम तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। स्नायु, 2 हड्डियां जिसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है उसे लिगामेंट, स्नायु या फिर तंतु कहा जाता है। और नाभिक जो होता है वो सेल में होता है, न्यूक्लियस कोशिका में होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। और वृक्काणु ये तो स्वयं एक कोशिका है, न्यूरॉन भी एक कोशिका ही है, आप कह सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 10/1/2021 को। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। एग्जामिनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हो, किस तरीके की लैंग्वेज यूज लेता है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से इतना ये फायदा है। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ो। थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दो, तो मजे ही मजे हैं भैया, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेंडिंग में चल रहा है ना मजे ही, तो मजे ही मजे। हमारे तो भैया इधर है मजे ही मजे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि डायलाइजर नामक मशीन
जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आपके ऑप्शंस ये है। ऑप्शन नंबर ए है कृत्रिम आंत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है कृत्रिम हृदय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी है फेफड़ा कहा जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई कृत्रिम गुर्दा क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कृत्रिम गुर्दा क्या होता है? देखो, आपकी जो किडनी होती है, इस किडनी का काम क्या है? तो ब्लड फिल्ट्रेशन का। भाई ब्लड फिल्ट्रेशन का काम है, ब्लड को छानने का काम है। लेकिन जब आपकी किडनी खराब हो जाती है, जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो फिर क्या होता है? फिर भैया आपका जो ब्लड छानने की जो प्रक्रिया है वो कृत्रिम रूप से की जाती है, मशीनों के द्वारा की जाती है। और जिस मशीन की सहायता से ब्लड को कृत्रिम रूप से छाना जाता है, यानी कि ब्लड को जो छाना जाता है, उस मशीन को कहा जाता है डायलाइजर। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है, या फिर हेमोडायलिसिस कहा जाता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भैया। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है सिर्फ उतनी चीजें याद रख ली। मैंने कहा कि किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन का, ब्लड को छानने का। अगर आपकी किडनी खराब हो जाती है, भगवान से ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर आपकी किडनी खराब हो जाती है तो भैया जो ब्लड है, अब हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको तो छानने की आवश्यकता होगी भैया। तो ब्लड को कृत्रिम रूप से छाना जाता है। जिस मशीन से छाना जाता है उस मशीन को कहा जाता है डायलाइजर। और ब्लड को कृत्रिम रूप से छानने की जो प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहा जाता है या हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो याद रखना है, डायलाइजर नामक मशीन जिसको उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। उसे कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम गुर्दा या कृत्रिम किडनी कहा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, हिंदी में कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 8/4/2021 को पूछा गया है। 8/4/2021 को पूछा गया है। बताइए भैया, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम भैया? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी बता दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं है ना? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चले भैया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, उस प्रक्रिया के रूप में किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 16/1/2021 को। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हीमोडायलिसिस, ऑप्शन नंबर बी है मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है सर्कुलेशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपकी जो किडनी है वो ब्लड फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रक्रिया पर काम करती है, प्राणनिस्पंदन प्रक्रिया पर काम करती है, ब्लड को छानने का काम करती है, बताया था। जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो भैया एक मशीन होती है, इसे डायलाइजर कहा जाता है। उस डायलाइजर मशीन के द्वारा आपके ब्लड को छाना जाता है, यानी कि आपके ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको अलग किया जाता है भैया आपके ब्लड से, ताकि आपके शरीर में कोई भी बीमारी ना हो। जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब अपशिष्ट पदार्थ है। इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, इसलिए ही आपके ब्लड को छाना जाता है। किस मशीन द्वारा छाना जाता है? तो डायलाइजर द्वारा छाना जाता है, ठीक है। और ब्लड को कृत्रिम रूप से छानने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, हीमोडायलिसिस होगा भैया। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 16/1/2021 को पूछा गया है। 16/1/2021 को पूछा गया है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या करें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है?
ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है संग्रहण नलिका। संग्रहण नलिका को इंग्लिश में कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहा जाता है भैया? कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। और इसके बारे में आप कहाँ पढ़ते हो? नेफ्रॉन की संरचना में पढ़ते हो भैया। ऑप्शन नंबर बी है केशिका गुच्छ। इसे ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है भैया, ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है। इसके बारे में भी आप नेफ्रॉन की संरचना में पढ़ते हो। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। इसका भी भैया बोमेन्स कैप्सूल सेम नाम इंग्लिश में है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है श्वसनिका। इसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोल्स कहा जाता है भैया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों के बारे में हम कहाँ पर पढ़ते हैं भैया? नेफ्रॉन की संरचना में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? नेफ्रॉन की संरचना में पढ़ते हैं भैया। और नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है, किडनी की कोशिका होती है, किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। इस बात के बारे में आपको पता होना जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब नेफ्रॉन की संरचना में आप किस किस के बारे में पढ़ते हो? पीसीटी के बारे में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, कलेक्टिंग डक्ट, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस फिल्टर, से केशिका गुच्छ भी कहा जाता है। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हो। तो जब भी तो मैंने आपको लिखवाया था, एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र में हम जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई थी। वो सारे अंग लिखवाए थे, वो सारे ऑर्गन लिखवाए थे भैया, वो सारे पार्ट लिखवाए थे जिनके बारे में हम भैया एक्सीलेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी, क्वेश्चन नंबर शायद 20 बताया था मैंने आपको, इस क्वेश्चन से संबंधित मैंने आपसे वहां भी कहा था कि ये ब्रोंकियोल श्वसनिका बार बार ऑप्शन में आता है। इसके बारे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स वाले चैप्टर में लंग्स में पढ़ते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चीज का भी आपको पता होना जरूरी है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 8/3/2021 को पूछा गया है। कब पूछा गया है? 8/3/2021 को पूछा गया है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चले। ओके, देखो भैया, ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 तक ही करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मानवों में वृक्क में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 21/1/2021 को। भाई जैसे ही यहाँ पर वृक्क यानी कि किडनी के बारे में क्वेश्चन पूछे आपसे तो भैया नेफ्रॉन करके आ जाना। 100 में से 90% क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मानवों में वृक्क यानी कि किडनी में किसके द्वारा जो घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। देखिए आपके जो ब्लड में होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि ब्लड में कुछ अच्छी चीजें होती है और कुछ खराब चीजें होती है। अच्छी चीजों में मैं आपको फिर बता देता हूँ, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, वाटर होता है, आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, NaCl होता है। अब खराब चीजों में क्या क्या आता है? तो यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, क्रिएटिनाइन होता है। ये तीनों जो है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इन चारों को शरीर से बाहर निकाला जाता है क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है भैया। इसलिए हमें ब्लड को फिल्टर करने की आवश्यकता होती है, ब्लड को छानने की आवश्यकता होती है। और ब्लड कहाँ छानता है? तो किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। किडनी की कोशिका होती है नेफ्रॉन। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, और उसी नेफ्रॉन में इस ब्लड को छाना जाता है। तो आपसे यही कह रहा है कि मानवों में किडनी में किसके द्वारा घुलनशील जो नाइट्रोजन यौगिक है के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? किसके द्वारा हटाया जाता है? तो भैया नेफ्रॉन के द्वारा। भाई ये नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है ये ब्लड में घुले हुए हैं,
है कि नहीं है। इन्हें उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है किसकी सहायता से, नेफ्रॉन की सहायता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 21/1/2021 को। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।